हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते होंगे। सा एजुकेशन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आज हम कवर करने वाले हैं मिडिएवल हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 1। ओके, मिडिएवल हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 1 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। स्टूडेंट्स, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न उत्तर को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले खुतबा और सिक्का किस शासक के नाम पर जारी हुआ? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले खुतबा और सिक्का जारी किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बताइए जल्दी, कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं खुतबा क्या होता है। देखिए, खुतबा का संबंध होता है शासक से। शासक खुतबा को अपने नाम से जारी करता है और इस खुतबा को जुमे की नमाज में उलेमा पढ़ते हैं, जिसमें शासक की प्रशंसा की जाती है, शासक को बेहतर बताया जाता है, शासक के कार्यों की सराहना की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, और जो आवाम होती है वो सुनती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का खुतबा और सिक्का के साथ कोई संबंध नहीं था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को गुलाम कहा था। उसने खुद को कभी शासक समझा ही नहीं, शासक कभी माना ही नहीं, तो इसलिए उसने खुतबा और सिक्का कभी जारी किए ही नहीं। ओके, बलबन की अगर बात करते हैं तो बलबन ने भी खुतबा और सिक्का जारी किया था, लेकिन सबसे पहले नहीं किया था, बाद में किया था, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद में बलबन काफी शक्तिशाली शासक रहा। रजिया सुल्ताना ने भी खुतबा और सिक्का जारी किए, लेकिन बाद में। ओके, बात आती है इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। खलीफा से खिलाफत प्राप्त की थी। खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता दी थी कि आप दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हैं, शासक हैं। ओके, खलीफा कौन होते हैं? मुस्लिम समाज के प्रधान होते हैं खलीफा। तो खलीफा ने कह दिया कि हाँ, हम आपको मानते हैं सुल्तान दिल्ली सल्तनत का, इसलिए इसको कहते हैं खलीफा ने खिलाफत दी। किसको दी? इल्तुतमिश को। और वास्तविक एक तरीके से संस्थापक था दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं स्टूडेंट्स, इतनी ही क्लियरिटी होना जरूरी थी। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं, तुर्कान ई चहलगानी का संबंध। ओके, देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, तुर्कान ई चहलगानी 40 तुर्क अमीर की वास्तविक शक्ति किस शासक के समय चरम पर थी, मतलब बढ़ गई थी। ओके, तो यहाँ प्रश्न का उत्तर क्या है? इल्तुतमिश। ओके, अगर हम बात करते हैं प्रश्न का उत्तर क्या है, यहाँ पर इल्तुतमिश के समय ही ऐसा हुआ था कि जो 40 तुर्क अमीर थे, यानी कि तुर्कान ए चहलगानी थी, उसकी शक्ति चरम पर थी। बहुत ज्यादा वर्चस्व था किसका? तुर्कान ए चहलगानी का। समझते हैं तुर्कान ए चहलगानी क्या थी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, आपको याद होगा कि तुर्कान ए चहलगानी में 40 दरबारी थे और ये 40 दरबारी तुर्क अमीर बोलते हैं उसको, और इल्तुतमिश के विश्वास पात्र अमीर थे। ओके, अमीर का मतलब होता है जो दरबार में रहते हैं, जो दरबार में रहने वाले लोग थे उनको अमीर बोलते थे। ओके, तो 40 अमीरों को इल्तुतमिश ने नियोजित किया था और वहाँ पर एकदम नियुक्त किया था, और इल्तुतमिश ने उनको शक्ति दी। ओके, और इल्तुतमिश के समय में ही ये जो चहलगानी तुर्क थे उनकी शक्ति चरम पर हो गई थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखिए, प्रश्न नंबर 2 में जो आपको दिखाई देता है 40 तुर्क अमीर, ये क्या था आप जानते हैं? इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो चहलगानी की व्यवस्था अभी विकसित ही नहीं हुई है। मतलब किसी भी तरीके से इल्तुतमिश के समय कोई भी तुर्क चहलगानी जैसी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वो शासक ही नहीं था, गुलाम मानता था। रजिया सुल्तान की अगर हम बात करते हैं तो रजिया सुल्तान ने चहलगानी का विरोध किया था। ओके, विरोध किया था, क्योंकि रजिया सुल्तान भी नहीं चाहती थी कि हमारी राजा की शक्ति या शासिका की शक्ति किसी दूसरे लोगों के हाथ में हो, के दरबारियों के हाथ में हो। बलबन ने भी इसका विरोध किया और विरोध स्वरूप तुर्क ए चहलगानी को ही समाप्त कर दिया, उसकी शक्ति को बिल्कुल समाप्त कर दिया बलबन ने, क्योंकि बलबन शक्तिशाली शासक था और जब दरबार में बैठता था तो बलबन नंगी तलवार के साथ बैठता था, एक खौफ बन जाए। ओके, भय, लोगों में भय रहे, भय व्याप्त हो जाए, बलबन का ये उद्देश्य था। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बलबन क्या करता था,
बलबन सारी की सारी शक्ति को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश में था और उसने ऐसा किया। ओके, तो इल्तुतमिश के समय क्या था, तुर्कान ए अमीर या तुर्कान ए चहलगामी चरम पर थी। ओके, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। बलबन द्वारा प्रतिपादित न्याय का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत क्या था, समझिए। किस पर आधारित था, तुर्की परंपरा पर, इस्लामी कानून पर, ईरानी राजसत्ता की अवधारणा पर, या भारतीय परंपरा पर। देखिए, तुर्की परंपरा का मतलब क्या होता है, तुर्क में जो राजा है, राजा को सिर्फ और सिर्फ कबीलाई सरदार मानते थे, क्योंकि तुर्क में क्या होता था, तुर्क में क्या होता था, कबीला होते थे और कबीलों के अपने अपने सरदार होते थे, उसी सरदार को राजा बोल देते थे। तो कबीलाई सरदार की व्यवस्था थी। तो और उसको कोई दैवीय अधिकार प्राप्त नहीं थे, इसको शासक को, यानी कि कबीलाई सरदार को कोई दैवीय अधिकार प्राप्त नहीं थे और एक तरीके से शक्ति काफी कम थी। वहां पर जो आवाम थी, जनता थी, उसकी शक्ति ज्यादा थी। इस्लामी कानून की अगर हम बात करते हैं तो इस्लामी कानून एक तरीके से धार्मिक कानून पर आधारित होता है। इस्लामी कानून को ही हम बोलते हैं शरीयत, जिसमें धार्मिक कानून ही प्रथम होते हैं। ओके, तो इस्लामी कानून को भी बलबन नहीं मानता था। बलबन का मानना था कि जो अ, राजा है, राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त है, राजा देवता के समान है, राजा को वही अधिकार प्राप्त है जो देवता को प्राप्त है। इसलिए बलबन ने जिल्ले इलाही और न्याय का सिद्धांत दिया। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो इस्लामी कानून को नहीं मानता था, बल्कि किसको मानता था, बलबन ईरानी राजसत्ता की अवधारणा को मानता था। ईरानी राजसत्ता की अवधारणा का मतलब यही है कि राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त है। ओके, राजा को कौन से अधिकार प्राप्त है, दैवीय अधिकार प्राप्त है, और राजा ही न्याय का अंतिम स्रोत है। ऐसा किसकी सोच थी, बलबन की सोच थी। ठीक है, इसलिए बलबन ने खुद को कहा था जिल्ले इलाही। अगर मुगल काल में देखेंगे तो अकबर ने भी जिल्ले इलाही का ही कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले बढ़ते हैं भारतीय परंपरा की। तो भारतीय परंपरा में क्या था, राजा धर्म के अधीन होता है और बलबन ऐसा नहीं चाहता था, और राजा स्वयं को ईश्वर की छाया भी नहीं मानता है। तो इसलिए बलबन को ज्यादा बेहतर लग रहा था ईरानी राजसत्ता की अवधारणा, ताकि बलबन शक्तिशाली दिखाई दे, राजा ही देवता की छाया रहे और देवता को जो अधिकार प्राप्त है वही अधिकार राजा को प्राप्त हो। अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मूल नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। अगर मैं यहाँ पर कहूँ, अलाउद्दीन खिलजी की मूल नियंत्रण नीति को ही बोल देते हैं बाजार नियंत्रण व्यवस्था। का मुख्य उद्देश्य क्या था, किसानों की सहायता करना, व्यापार को बढ़ावा देना, स्थायी सेना का रखरखाव, विदेशी व्यापार। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बताइए। इसका सही उत्तर है स्थायी सेना का रखरखाव। किसानों की सहायता मूल नियंत्रण नीति से कोई संबंध नहीं है अलाउद्दीन खिलजी का। व्यापार को बढ़ावा देना कोई संबंध नहीं है, विदेशी व्यापार से भी इसका कोई संबंध नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए, मूल नियंत्रण नीति का संबंध सेना के रखरखाव से था, और मूल नियंत्रण नीति से क्या होता, जो वस्तुएं हैं वो सस्ती हो जाती, वस्तुएं सस्ती हो जाती तो सेना कम वेतन पर भी अपना जीवन यापन कर सकती थी। तो ये संबंध था। और रही बात किसानों की सहायता, तो किसानों की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी का कोई लेना देना नहीं था। उसने तो बल्कि भूमि कर को 50% तक और बढ़ा दिया था, है ना। और रही बात बाजार व्यापार की, तो बाजार पर भी कड़ा नियंत्रण कर लिया था और व्यापारियों पर भी बहुत कठोर नियंत्रण रखा था। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेना के रखरखाव से संबंधित था अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य। ओके, अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवाने रियासत, दीवाने रियासत को समझते हैं क्या है, और दीवान ए रियासत का संबंध किससे था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवान ए रियासत किससे संबंधित था, न्याय व्यवस्था से, राजस्व से, बाजार नियंत्रण से, सैन्य व्यवस्था से। तो देखिए, दीवान ए रियासत एक विभाग था, क्या था, अगर हम बात करते हैं इतिहास में, दीवान ए रियासत विभाग था जिसका संबंध था बाजार नियंत्रण व्यवस्था से, ऑप्शन सी। न्याय व्यवस्था से इसका कोई संबंध नहीं था, राजस्व से कोई संबंध नहीं था, सैन्य व्यवस्था से कोई संबंध नहीं था। अगर बात करते हैं दीवाने रियासत, तो वो एक विभाग था। ओके, न्याय व्यवस्था का मतलब था न्याय ए कजा, या कह सकते हैं दीवान ए कजा। दीवान ए कजा एक विभाग था जिसका संबंध था न्याय व्यवस्था से,
और राजस्व से संबंधित एक विभाग था दीवान ए वजारत, और इसी तरीके से सैन्य व्यवस्था से संबंध था दीवान ए अर्ज का। ओके, तो अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। न्याय व्यवस्था का मतलब है और सैन्य व्यवस्था का मतलब है दीवान दीवान ए अर्ज। ओके, और इसका न्याय व्यवस्था का मतलब है दीवान ए कजा, दीवान ए कजा। ओके स्टूडेंट्स, और राजस्व का मतलब था दीवान ए वजारत, दीवान ए वजारत, दीवान ए वजारत। तो ये विभाग थे, और ये विभाग दीवान ए कजा न्याय व्यवस्था को देखता था, दीवान ए वजारत राजस्व व्यवस्था को देखता था, बाजार नियंत्रण को देखता था दीवान ए रियासत, और सैन्य व्यवस्था को देखता था दीवान ए अर्ज। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक की टोकन मुद्रा योजना असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो टोकन मुद्रा, बहुत सारी योजनाएं बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, बहुत सारे काम किए थे, लेकिन बहुत ज्यादातर वो काम उसके असफल हो गए थे। ओके, तो जैसे कि राजधानी परिवर्तन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, लेकिन वो भी असफल हो गया। टोकन मुद्रा की योजना वो भी असफल हो गई थी। ओके, कर व्यवस्था से संबंधित बदलाव किए थे, वो भी असफल हो गए। तो काफी असफलता उसको मिली। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में समझते हैं। ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी प्रशासनिक भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी तकनीकी दोष, और डी जनता का विरोध। तो क्या राइट आंसर हो सकता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा क्यों था, इतनी असफलता इसको क्या मिली? और सबसे पहले हम ये समझते हैं टोकन मुद्रा क्या होती है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की टोकन मुद्रा का संबंध था पीतल और तांबे की मुद्रा से। इसका मतलब क्या? चांदी के टंके के बराबर पीतल और तांबे की मुद्रा को लागू किया था उसने अ, अपने जो है क्षेत्र में। ओके, और ऐसा इसलिए क्योंकि चांदी की काफी हद तक कमी हो गई थी, तो चांदी के टंके के बराबर मूल की पीतल और तांबे की मुद्राओं को उसने जारी किया। ओके, तो टोकन मुद्रा का मतलब यही था। अगर हम बात करते हैं ऐसा क्यों किया, चांदी की कमी को दूर करने के लिए किया, अगर जानते हैं राजस्व को मजबूत करने के लिए किया। ठीक है, तो भारत में अगर आप देखेंगे तो जो कागजी मुद्रा है, तो वो एक तरीके से टोकन ही मुद्रा है। भारत में जो कागजी मुद्रा है तो टोकन मुद्रा ही है, और इसका पहला प्रयोग माना जाता है टोकन मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो लागू की गई थी, वो आज के समय में देखी जाती है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार राइट आंसर है इसका, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मुद्रा ढालने की कठोर निगरानी व्यवस्था वो मौजूद नहीं थी। अगर हम बात करते हैं, लोग घरों में ही नकली मुद्रा को छापने लगे थे, बनाने लगे थे, या नकली सिक्के बनाने लगे थे, और जो बाजार थी उसमें नकली टोकन मुद्रा भर गई। मतलब बहुत ज्यादा, जब घरों में नकली मुद्रा की छपाई हो रही है, सिक्के ढाले जा रहे हैं, तो ऐसे में जब बाजार में जाएगी ये मुद्रा, तो वहां भरमार हो जाएगी, और इसी वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई, और ये मुद्रा की जो योजना थी वो असफल हो गई। तकनीकी दोष नहीं थे, अगर देखा जाए तो तकनीकी समस्या उतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी उस समय। ठीक है, जनता ने विरोध बाद में किया था, पहले नहीं किया था। तो जनता का विरोध एक परिणाम था, ना कि उसका एक कारण था। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं और समझते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए खैरात। देखिए, खैरात का मतलब होता है जब हम खैरात देते हैं किसी को। ओके, खैरात का उद्देश्य क्या था? सैनिक पेंशन लेना, गरीबों और अनाथों की सहायता करना, शिक्षा का प्रसार करना, या व्यापार नियंत्रण करना। तो आप खैरात से संबंधित खैरात को उर्दू में बोलते हैं भीख। ओके, भीख भी समझ सकते हैं, उर्दू का शब्द है खैरात, हिंदी में भीख बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगले बढ़ते हैं। खैरात का मतलब क्या होता है? दीवाने खैरात। तो खैरात जो उस समय दिल्ली सल्तनत में जो कॉन्सेप्ट था खैरात का, वो क्या था? लोक कल्याणकारी शासक के रूप में फिरोज शाह तुगलक अपने आप को देखता था। वो चाहता था कि लोगों की भलाई हो, मानवीय और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाए, विशेष जोर दिया जाए। इसलिए दीवाने खैरात जैसे विभाग की स्थापना की, ताकि लोगों का कल्याण किया जा सके।
जो गरीब हैं उनकी सहायता की जा सके, जो अनाथ बच्चे हैं उनका पालन पोषण किया जा सके, और जो विधवा हैं या जो असहाय हैं उनकी भी सहायता हो जाए, उनको आर्थिक मदद मिल जाए और ज़रूरतमंदों का विवाह हो जाए। ये सारे के सारे उद्देश्य किसके थे? खैरात विभाग के थे, दीवाने खैरात के। इसलिए हम क्या कहते हैं? गरीबों और अनाथों की सहायता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और अगर हम बात करते हैं सैनिक पेंशन की, तो सैनिक पेंशन से इसका कोई संबंध ही नहीं था, क्योंकि सैनिकों की व्यवस्था दीवाने अर्ज जैसे विभाग के अंतर्गत आती थी। और अगर हम बात करते हैं शिक्षा का प्रसार, तो शिक्षा से संबंधित जो संस्थाएं थी वो अलग थी, दीवाने खैरात का उससे कोई उद्देश्य नहीं था, कोई संबंध नहीं था। व्यापार नियंत्रण की बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो व्यापार और बाजार नियंत्रण का काम तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीवाने रियासत देखता था, दीवाने खैरात से उसका कोई संबंध नहीं था। फिरोज शाह तुगलक के समय में दीवाने खैरात जैसी विभाग की स्थापना हुई थी स्टूडेंट्स। ओके, प्रश्न नंबर आते हैं 8 पर, यानी कि प्रश्न 8 है एकता व्यवस्था को स्थायी और कठोर। अगर हम बात करते हैं जो एकता व्यवस्था है उसको स्थायी और संगठित रूप किसने दिया? अब एकता व्यवस्था क्या होती है, क्वेश्चन उठता है, और उसको स्थायी और संगठित रूप किसने दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तो स्थायी एकता व्यवस्था थी ही नहीं, एकता व्यवस्था इल्तुतमिश के समय आई है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा क्या था? एकता व्यवस्था एक्चुअली क्या है, इसको समझिए ध्यान से। देखिए एकता व्यवस्था को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या थी, यहाँ पर हम कह सकते हैं एकता व्यवस्था, जो सैनिक होते थे जब कोई काम करते थे तो काम के दौरान उनको वेतन भी देना जरूरी होता था। लेकिन एकता व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया था, सैनिक बहुत सारा काम करते थे तो वेतन के बदले में उन्हें कुछ भूमि देते थे, और उनको ये अधिकार देते थे कि इस भूमि से वो राजस्व की वसूली करें और अपने खर्च में लें। ओके, एकता का सही मायने में यही मतलब था। ओके, तो इस एकता व्यवस्था को स्थायी और संगठित रूप किसने दिया था? जैसा कि मैंने बताया है, इल्तुतमिश ने दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करते हैं तो उसका कोई संबंध नहीं था, क्योंकि एकता व्यवस्था उस समय शुरुआत ही नहीं हुई थी। और अगर बात करते हैं इल्तुतमिश की, तो बिल्कुल एकता व्यवस्था को नियमित किया था, तभी तो हम कह सकते हैं स्थायी रूप दिया था, या अगर कह सकते हैं केंद्र के नियंत्रण में रखा था। ओके, अगर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी पर अगर हम आए तो एकता व्यवस्था को काफी नियंत्रित किया था किसने? अलाउद्दीन ने, और नियमित निरीक्षण भी करता था। वेतन आधारित प्रणाली थी एक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के समय, लेकिन स्थायी रूप नहीं दिया था। तो स्थायी रूप सही मायने में किसने दिया था? इल्तुतमिश ने दिया था, और बहुत बेहतर तरीके से उसको संगठित कर दिया था। ठीक है, तो एकता व्यवस्था का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एकता का मतलब क्या होता है? एकता को अगर आप समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। एकता का मतलब होता है अगर कोई सैनिक राज्य की सेवा में लगे हुए हैं या कोई अधिकारी राज्य की सेवा में लगे हुए हैं, तो वेतन के बदले दी गई भूमि, वो एकता होती है। अगर मैं कहूँ मेरे पास एकता है, तो मुझे वेतन के बदले में कोई ना कोई भूमि मिली है, और उस भूमि से मैं कुछ राजस्व इकट्ठा कर सकता हूँ, वसूल सकता हूँ, है ना? तो ये काम और ये अधिकार मेरे पास है। और दूसरी, जो जिसको एकता मिलती थी उसको एकतादार कहा जाता था, और एकतादार के पास अधिकार होता था एक सेना रखने का, और शासक के प्रति वो काफी निष्ठावान भी रहता था एकतादार। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट को भी। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं, और प्रश्न नंबर 9 क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 8 के बाद आते हैं 9। अकबर के समय दहसाला बंदोबस्त। अब दहसाला का मतलब क्या है, एक 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 शब्द में कॉन्सेप्ट है, एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। अकबर के समय दहसाला बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? बीरबल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा, राजा टोडरमल के द्वारा, मान सिंह के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी इज टोडरमल। तो देखिए दहसाला क्या होती है? अगर मैं कहूँ दहसाला बंदोबस्त, देखिए दहसाला का मतलब होता है 10 साल। ओके, 10 साल होता है, और ये जो है अकबर के समय बहुत प्रसिद्ध हुई थी दहसाला व्यवस्था। और दहसाला व्यवस्था का जो संबंध है वो भूमि राजस्व व्यवस्था से है। एक तरीके से अकबर का जो दरबारी था, जिसे हम कहते हैं नवरत्नों में भी शामिल टोडरमल, तो टोडरमल एक तरीके से वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने इस भूमि राजस्व व्यवस्था को अंजाम दिया था। और इसका मतलब क्या होता है दहसाला का? पिछले 10 वर्षों की औसत उपज और कीमत के आधार पर भूमि
कर निश्चित किया जाता था। अगर मैं कहूँ, अगर आज मुझे कोई कर निश्चित करना है तो मैं पिछले 10 वर्षों का भूमि कर और उसकी आय देखूँगा, एक औसत आय, ठीक है? और उसी के आधार पर मैं कर का जो है डिसीजन लूँगा, निर्णय लूँगा कि इस भूमि पर इतना कर बनता है। ये दहसाला व्यवस्था थी, इसका मतलब होता है 10 साल, ओके? औसत ज़रूर निकालना होगा कि 10 साल में इस भूमि पर कितनी उपज हो रही है, इसमें कितने मूल की फसल हो रही है, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, भूमि कर लगाते हैं। तो राजा टोडरमल करते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बीरबल का संबंध किस दहसाला व्यवस्था से था? तो बीरबल अकबर का एक दरबारी था, कवि था, बुद्धिजीवी था, लेकिन बीरबल का संबंध इनके साथ नहीं है। उनका राजस्व व्यवस्था के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर हम बात करते हैं अबुल फजल की, तो अबुल फजल ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है आपको, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। अबुल फजल किसके थे? अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। और उन्होंने इस व्यवस्था का वर्णन किया है अपने अकबरनामा में, लेकिन उसको लागू नहीं किया है। लागू किसने किया है? सही मायने में टोडरमल ने। और राजा टोडरमल की अगर हम बात करते हैं तो वो वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री को हम दीवान भी कह सकते हैं और भूमि राजस्व सुधारक भी कहते हैं उनको। दहसाला पट्टी लेकर आए थे और इन्होंने ही दहसाला बंदोबस्त को लागू किया था। ओके स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर अगर हम बात करते हैं कौन सा आता है, प्रश्न नंबर 10। सुलह ए कुल की नीति किस सिद्धांत पर आधारित थी? इस्लामी कट्टरता पर, धार्मिक सहिष्णुता पर, सैन्य शक्ति पर या कर सुधार पर? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और इसका संबंध किससे है? अकबर से है। ओके, सुलह ए कुल की नीति थी क्या, इसको समझ लीजिए। सुलह का मतलब होता है शांति और कुल का मतलब होता है सभी, यानी कि सभी में शांति बरकरार रहे, सबके साथ शांति रहे। तो ये नीति अकबर के द्वारा अपनाई गई थी और इसका उद्देश्य था सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना, धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना और साम्राज्य में सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना। ओके, ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक सहिष्णुता ही इसका सही उद्देश्य था। और इस्लामी कट्टरता सुलह ए कुल कट्टरता के विपरीत थी। ओके, इसका कट्टरता से कोई संबंध नहीं है। और अगर हम बात करते हैं, अकबर ने तो जजिया कर समाप्त किया था, कट्टरता के तो विपरीत थी ये, और सभी धर्मों को संरक्षण भी दिया था अकबर ने ही, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सैन्य शक्ति, तो ये नीति शक्ति प्रदर्शन पर बिल्कुल भी आधारित नहीं थी, इस समझौते पर और समन्वय पर आश्रित थी। ओके, या आधारित थी। कर सुधार की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो कर सुधार अकबर की अन्य नीतियों से जुड़ी थी, कुल से इसका कोई सीधा संबंध नहीं था। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखना, इसका कोई इससे संबंध नहीं था। प्रश्न नंबर आते हैं 11 पर। ओके, प्रश्न नंबर 11, मुगल काल में वाक्यानवीस का क्या कार्य था? वाक्यानवीस का क्या कार्य था मुगल काल में? अगर मैं आपसे कहूं, राजस्व संग्रह करना, गुप्तचर व्यवस्था से संबंध था या का कार्य, दरबारी इतिहास लेखन या न्यायिक कार्य? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुप्तचर व्यवस्था से इसका संबंध था। देखिए, वाक्यानवीस बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका मतलब होता क्या है? वाक्य का मतलब क्या होता है? वाक्य का मतलब होता है घटना और नवीस का मतलब होता है लिखने वाला, यानी कि घटनाओं को लिखने वाला। तो वाक्यानवीस हो गया। और वाक्यानवीस एक सरकारी गुप्तचर होता था, सूचना दाता होता था, यानी कि सूचनाओं को लिखने वाला होता था। और मैं अगर आपसे कहूं, ये प्रांतों को और दरबार की जितनी भी घटनाएं होती थी, तो उन घटनाओं की एक रिपोर्ट तैयार करता था, अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखता था और सीधे बादशाह को गोपनीय तौर पर सूचना भी भेजता था। तो ये काम वाक्यानवीस का था और मुगल काल में। ओके, अगर हम बात करते हैं तो मुगल काल की जो गुप्तचर व्यवस्था थी, इंटेलिजेंस जो सिस्टम था, ये इसी का ही महत्वपूर्ण अंग था वाक्यानवीस का। तो गुप्तचर व्यवस्था इज राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व संग्रह की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो राजस्व संग्रह का कार्य आमिल करते थे, अमल गुजार करते थे, दीवान करते थे। ओके, लेकिन इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। और अगर हम बात करते हैं, गुप्तचर व्यवस्था इज राइट आंसर हो गया है। बादशाह की आंख और कान माना जाता था वाक्यानवीस को। ओके, और यहाँ पर ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं, तो दरबारी इतिहास लेखन से इसका कोई संबंध नहीं था। दरबारी इतिहास लेखन का कार्य अबुल फजल ने किया था मुगल काल में और बदायूंनी ने किया था, लेकिन वाक्यानवीस का जो नवीश है वो इतिहासकार बिल्कुल नहीं था।
और न्यायकारी की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी, तो काजी और जो मुहतसिब होते थे वो न्यायकारी करते थे और वाक़या नवीस का उससे भी कोई संबंध नहीं था स्टूडेंट। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, एक ऑप्शन के साथ क्लियरिटी लेकर आएंगे। तो प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं, औरंगजेब के समय भूमि मापन की इकाई क्या थी? औरंगजेब के समय, देखिए औरंगजेब को हम बोलते हैं जिंदा पीर, और ये जिंदा पीर जो थे इनके भूमि मापन की इकाई क्या थी? हालांकि इतिहास में औरंगजेब को बहुत क्रूर माना गया है और इतिहास में औरंगजेब को हर तरीके से पेश किया गया है। तो औरंगजेब के समय भूमि मापन की इकाई क्या थी? बीघा थी, गज ए इलाही थी, जरीब थी, मन थी। तो बीघा के अगर हम बारे में बात करें तो बीघा तो नहीं थी, बीघा एक स्थानीय इकाई है और हर स्थान पर बीघा अलग अलग होता है, ठीक है। गजे इलाही, जरीब, जरीब क्या है? एक उपकरण है, उपकरण है, उससे क्या होता है, एक छड़ होती है, एक लड़ी होती है लोहे की, जरीब, जिससे हम नापते हैं भूमि। और मन तो किलोग्राम तोलने की इकाई है, मतलब किसी द्रव्यमान को तोलने की इकाई है। गजे इलाही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, गजे इलाही राइट आंसर है, ठीक है। तो गजे इलाही से क्या करते थे? मुगल काल में भूमि का मापन करते थे, मानक इकाई थी। और अकबर के समय मानकीकृत किया गया था गजे इलाही को, अकबर के समय में। बाद के शासक की अगर हम बात करते हैं, औरंगजेब के समय में भी यही इकाई प्रचलित। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी गजे इलाही की? अकबर के समय में। और बाद के जितने भी शासक हुए अकबर के समय के बाद, जहांगीर हो, चाहे शाहजहां हो, औरंगजेब हो, तो ये सब के सब क्या हुए हैं, इन्होंने गज इलाही का जो है इस्तेमाल किया है। औरंगजेब के समय में भूमि मापन की इकाई भी गज इलाही थी, क्लियर है बात। तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं बीघा की, तो बीघा क्या थी? भूमि की स्थायी इकाई थी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, हर जगह जगह बदलती है। और जरीब एक तरीके से क्या क्या थी, मन क्या थी, ये भी बता दिया आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 14 पर। 14 क्या है देखिए, प्रश्न नंबर 14 को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, 13 क्या है देखिए, 13 पर आते हैं। बलबन ने जिले इलाही की अवधारणा को अपनाया, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब मैंने आपको समझा दिया है और यहाँ पर से ही हम क्लियर कर लेंगे जिले इलाही का मतलब क्या था और बलबन ने ऐसा जिले इलाही की अवधारणा को क्यों अपनाया। देखिए उलेमाओं का समर्थन प्राप्त करना, बलबन तो पूरी शक्ति अपने हाथ में रखना चाहता था और बलबन ने तुर्कान चहलगानी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, क्योंकि इल्तुतमिश के समय जो तुर्कान चहलगानी थी बहुत शक्तिशाली थी। तो वो शक्तिशाली थी तो उसके वर्चस्व को कम कर दिया, उसकी शक्ति को कम कर दिया। तो उलेमा भी तो अमीर और दरबारी हुआ करते थे। तो इस तरीके से उलेमाओं का समर्थन प्राप्त करना जिले इलाही का कोई उद्देश्य नहीं था। राजा की दैवी सत्ता स्थापित करना जिले इलाही का उद्देश्य था। तुर्क अमीरों को शक्तिशाली बनाना बिल्कुल मतलब नहीं है। सैन्य अनुशासन लागू करना बिल्कुल मतलब नहीं है। राजा की दैवीय सत्ता स्थापित करना मतलब राजा देवता के समान होता है, देवता को जो अधिकार प्राप्त है वही राजा को अधिकार प्राप्त होते हैं। जिले इलाही का मतलब होता है राजा की परछाई। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर आते हैं 14 पर। अलाउद्दीन खिलजी के मूल नियंत्रण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बाजार, अब बाजार की अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर आते हैं 14 पर। और देखिए यहाँ पर बाजार नियंत्रण व्यवस्था से फिर क्वेश्चन पूछ लिया है स्टूडेंट्स। अलाउद्दीन खिलजी के मूल नियंत्रण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बाजार शामिल नहीं था? तो अनाज बाजार का संबंध डायरेक्टली था, कपड़ा बाजार का संबंध भी था, घोड़ा बाजार और दास बाजार का संबंध भी था। तो किसका संबंध नहीं था? घोड़ा बाजार का संबंध नहीं था, घोड़ा बाजार का संबंध था सैन्य व्यवस्था से। ओके, तो अनाज इन सबसे संबंध था। प्रश्न नंबर 14 क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको। प्रश्न नंबर 14 पर अगर हम बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए घोड़ा बाजार क्या था एक्चुअली, घोड़ा बाजार से ही संबंध क्यों था? क्योंकि घोड़े जो थे वो मुख्यतः सैन्य उपयोग और अमीरों के व्यापार में आते थे। सेना में घोड़ा का उपयोग करते थे बहुत बड़े पैमाने पर। अमीर जितने भी थे, दरबारी जितने भी थे और अमीर लोग थे, वो व्यापार में इस्तेमाल करते थे और ये आम जनता के रोजमर्रा के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ नहीं था। और बाजार व्यवस्था में जो भी परिवर्तन किए गए थे वो आम जनता से जुड़ा हुआ था। हालांकि उद्देश्य अलग था बाजार व्यवस्था का, सैन्य व्यवस्था के रखरखाव के लिए, सेना के रखरखाव के लिए था, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो डायरेक्ट लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, है ना। इसलिए मूल नियंत्रण में ये सब शामिल नहीं थे, घोड़ा बाजार बिल्कुल शामिल नहीं था। दास बाजार की अगर हम बात करते हैं तो दासों की कीमतें भी नियंत्रण में थी।
दासों की कितनी कीमतें तय की जाती थी, तो ये जो है बाजार नियंत्रण के अंतर्गत आता था। और एक तरीके से अनाज, कपड़ा, ये सब किस में आते थे, इसी में आते थे। प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है स्टूडेंट, देखते हैं प्रश्न नंबर 15। निम्न में से किस तुगलक शासक ने नहरों का सर्वाधिक विकास कराया? प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट करते हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे सारे। गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। और तुगलक ने यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने ही नहरों का सर्वाधिक विकास कराया था। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं बताऊं आपको, गयासुद्दीन तुगलक जो ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1320 से लेकर 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल था और इस समय जो सेना और प्रशासन में बहुत सक्रिय था गयासुद्दीन तुगलक। ओके, तो नहरों के विकास पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो ये भी गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय था वो इसी के बाद था, 1325 से 1351। और इसने कई सुधार किए, राजधानी जैसे दौलताबाद में परिवर्तन की, और दिल्ली से दौलताबाद, तो कई परियोजनाओं को इसने अंजाम दिया। बहुत सारी परियोजनाएं इसकी असफल हो गई, तो नहरों का विकास कम था। ओके, था लेकिन कम था इसके समय में। और अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक, तो सही उत्तर यही है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक का समय देखेंगे तो इसके बाद आता है 1351 से लेकर 1388 तक, काफी लंबा समय था। और इसने कृषि और सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए नहरों और तालाबों पर जो है विशेष ध्यान दिया, उसका व्यापक विकास कराया। सिकंदर लोदी की अगर हम बात करते हैं तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर लोदी वही टाइम था 1489 से लेकर 1517 तक। और तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी। ओके, सिकंदर लोदी। और इसने किस पर ध्यान दिया था? इसने खेती और सेना पर ज्यादा ध्यान दिया था, लेकिन नहरों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं हो। फिरोज शाह तुगलक जो राइट आंसर है, फिरोज शाह तुगलक। तो प्रश्न नंबर 16 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हिस्ट्री के हर एक कॉन्सेप्ट को। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, और ये क्लासेस आपको ऐप पर भी मिलने वाली हैं। आप सा एजुकेशन एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सा एजू अकेडमी नाम से ही आपको ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। प्रॉपर आपको ऑनलाइन क्लास मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएंगी, और सबसे बड़ी खासियत है फ्री टेस्ट मिलेगा आपको। आप फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितने चाहे उतने अटेम्प्ट कर सकते हैं। और टेस्ट देकर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में अपनी रैंक भी देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, स्टडी मटेरियल भी आपको मिलने वाला है, फ्री स्टडी मटेरियल। ओके, और बहुत सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे ऐप पर। अगर आप चाहें तो वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, एजुकेशन एकेडमी की वेबसाइट है, इस पर जाकर आप बहुत सारी क्लासेस देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। और आपको क्लास यूट्यूब पर भी प्रोवाइड हो रही है। ओके, यूट्यूब पर भी आप क्लास देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे फीचर्स के साथ साथ एजुकेशन एकेडमी आपके सामने मौजूद है, और आपको लगातार क्लासेस देंगे, आपकी स्टडी को शार्प और बूस्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इसके अलावा बहुत बेहतरीन फीचर है 1-to-1 सेशन का। आप चाहें तो डायरेक्ट हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू, और अगर कोई डाउट है तो आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या हमारी टीम के किसी भी टीचर से आप कनेक्ट कर सकते हैं 1-to-1 सेशन के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।